जय हिंद बच्चों। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज मैं सिविक्स में अध्याय 4 न्यायपालिका, इसके बारे में हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने न्यायपालिका का अर्थ समझा, न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका के कार्य, भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना कैसी है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखा। उसके बाद हमने उच्च न्यायालय के बारे में देखा, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के बारे में देखा। हमने पिछले वीडियो में दीवानी और सिविल फौजदारी मामले क्या होती है, दीवानी और फौजदारी मामले क्या होती है, यानी कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या होती है, इसके बारे में देखा। आज प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, क्या व्यवस्था दी गई है हमारे देश में, और इसको भारत का जो न्यायपालिका उसे स्वतंत्र कहा जाता है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डाल सकती, दखल नहीं दे सकती। अदालतें विधायिका एवं कार्यपालिका अधीन नहीं हैं और न ही इन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए काम करते। जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है और उनके स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन बाद में उन पर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। सही बात यह है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एक बार उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद कार्यपालिका का जो नियंत्रण का अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है, उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है तो उसको हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो आप याद रखिएगा, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र का मतलब है कि विधायिका हो या कार्यपालिका हो, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याद रखेंगे, ये हो गया। अब हम देखेंगे भारत का हर एक नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है, यानी कि भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में न्याय मांगने का अधिकार दिया गया है। सही बात है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मिलेगी, हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबर रखा गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति न्यायालय जाएगा उसको न्याय मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। न्यायालय की सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। सही बात, अगर किसी को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और न्याय मांग सकता है। न्याय सबके लिए उपलब्ध है। अब हम एक शब्द देखेंगे, जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या है ये हम देखते हैं कि जनहित याचिका किसे कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है, जनहित याचिका क्या है? गरीब लोगों के लिए न्यायालय में जाना मुश्किल होता है। गरीब लोगों के लिए न्यायालय जाना मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसे लगते हैं, कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उनमें समय भी काफ़ी लगता है। कहने का मतलब है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको न्यायालय जाना इतना आसान नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया जो है पैसे का खेल है, बहुत लंबे समय तक चलता है और काफ़ी समय लगता है। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो और उसका पूरा परिवार दैनिक मजदूरी से चलता हो, उसे न्यायालय में जाने और न्याय पाने की उम्मीद में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो न्याय पाने की उम्मीद में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की, ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्यायालय तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये व्यवस्था की गई कि PIL की व्यवस्था की गई, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये व्यवस्था लाई गई ताकि अधिक से अधिक न्यायालय पहुंच सकें।
किसी व्यक्ति या संस्था को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए आवश्यक नहीं कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के अधिकार, इसके लिए जरूरी नहीं, यहाँ बोल रहा है कि इसके लिए जरूरी नहीं, इसके लिए आवश्यक नहीं कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि किसी कानून या व्यवस्था से लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो जनहित याचिका उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को, आप हो, हम हो, अगर किसी को लगता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी संस्था के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाल सकता है और उसकी सुनवाई करवा सकता है। यहाँ आगे दिया है, न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को जनहित याचिका माना गया है। अगर कोई व्यक्ति उसमें लिखकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में तार या पत्र भेजता है तो उसे जनहित याचिका माना गया है। शुरुआती वर्ष में बहुत सारे मुद्दों को जनहित याचिका के द्वारा निष्पादित किया गया, जैसे बंधुआ मजदूरी। शुरुआत में बहुत सारे जो भारत में कुछ व्यवस्थाएं थी उसको निष्पादित किया गया, बंद किया गया, जैसे बंधुआ मजदूरी यहाँ दिया है। बंधुआ मजदूरी को अमानवीय, यहाँ बोल रहा है, को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। आप जो मिड डे मील खाते हैं, जो दोपहर में स्कूलों में मिलता है मिड डे मील, वो भी व्यवस्था जनहित याचिका कोई दायर किया था, उसके बाद ही ये व्यवस्था यानी कि MDM की व्यवस्था शुरू की गई थी स्कूलों में, ये बोल रहा है। यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे, यहाँ MDM खा रहे हैं सारे लोग, यहाँ बच्चे MDM खा रहे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ अनाज उतारा जा रहा है, ये सारा चित्र है। यहाँ भूखमरी की समस्या, अकाल पड़ा हुआ है, तो ये सारा चित्र में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। संविधान में वर्णित, यहाँ दिया हुआ है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊपर के उदाहरण में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि संविधान जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वो दोपहर के भोजन को मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अनुच्छेद 21 मैंने पिछले क्लासों में मौलिक अधिकारों के बारे में बतलाया था, जिसमें कहा गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसमें भोजन पाना भी हर व्यक्ति का अधिकार है। तो उसी कानून के तहत MDM यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में की गई। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ठोस कदम है। इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ठोस कदम है। हालांकि यहाँ दिया देखिए, हालांकि ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है कि अदालतों में किसी मुकदमे का निर्णय होने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने कार्यपालिका एवं विधायिका पर अंकुश लगाने और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा काफ़ी हद तक करने में सफलता पाई है। यहाँ बोला है कि न्यायपालिका का ये अधिकार है, ये उसको अधिकार दिया है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और उनको न्याय देने का काम करें। यानी कि यहाँ बोला है कि सही बात है ये कि अदालत जो निर्णय लेते हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन भारत में न्यायपालिका ने कार्यपालिका एवं विधायिका पर अंकुश लगाया है। अगर कोई मनमाने ढंग से काम कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाता है। साथ ही साथ न्यायपालिका भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में